हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू स्वीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट जो 3 है उसका एक टॉपिक है स्कूल मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, मार्गदर्शन और परामर्श। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अभी तक मैंने जो कुछ भी केवीएस के लिए पढ़ाया है उसकी सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप वहां से सारी वीडियोज भी देख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य को। तो मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ होता है संतुलित व्यक्तित्व, यानी कि यदि आपका मस्तिष्क सही है, मतलब जो मानसिक विकास है या मानसिक रूप से आप स्वस्थ हैं, तब आप किस तरीके से समाज में रहना है, लोगों से कैसे संपर्क करना है, ये सारी चीज़ें आप सही से कर पाते हैं। तो इस तरीके से पूरा जो एक संतुलित व्यक्तित्व होता है कि क्या कैसे करना है, तो उसे ही हम कहेंगे कि वह व्यक्ति फिर मानसिक रूप से स्वस्थ है। जैसे कि मानसिक स्थिति की यदि बात करें तो व्यक्ति की वह दशा जिसमें उसकी मानसिक स्थिति सामान्य होती है, अर्थात व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी पहलू संतुलित व समान होते हैं। तो व्यक्ति के सभी जो पहलू हैं वो संतुलित व सामान्य होने से यही मतलब है कि वह अपने कार्यों को सही ढंग से कर पा रहा है, लोगों से किस तरीके से बात करनी है, कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करना है, तो ये सारे मतलब जो काम है वो संतुलित रूप से कर पा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि फिर उसकी मानसिक स्थिति अच्छी है। यदि वह ये सारे काम संतुलित ढंग से नहीं कर पाता है तो फिर जो उसका मानसिक स्वास्थ्य है या फिर वह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। उसके बाद आगे और बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य को विचार, मनोदशा और व्यवहार के संदर्भ में मानसिक कार्यों के सफल प्रदर्शन की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है तथा दूसरों के साथ संबंधों को पूरा करने, अनुकूलन करने और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता होती है। यानी कि यदि मानसिक रूप से आप स्वस्थ हैं तो दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है और वातावरण से कैसे अपने आप को अनुकूलित करना है, या फिर विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे परिस्थितियों का सामना करना है, कैसे उनसे निपटना है, तो ये सारी चीज़ें मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आती हैं। यानी कि यदि आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो आप भली भांति ये सारे काम कर लेते हैं। इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं भी हैं, तो परिभाषाओं को देख लेते हैं। जैसे कि हेडफील्ड की एक परिभाषा है, संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। और अगली परिभाषा है जो कि लेडल की है। इनका कहना था कि मानसिक स्वास्थ्य से अभिप्राय वास्तविक आधार पर पर्यावरण से पर्याप्त समायोजन की योग्यता है। तो यही सारी चीज़ें अभी मैंने समझाई हैं कि पर्यावरण से किस तरीके से समायोजन करना है, तो समायोजन करने की योग्यता ही मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आती है। और एक और परिभाषा है जो कि कुप्पू स्वामी की है। इनका कहना था कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है दैनिक जीवन में भावनाओं, इच्छाओं, आकांक्षाओं और आदर्शों को संतुलित रखने की योग्यता ही मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आती है। और इसका अर्थ है कि जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने, उन्हें स्वीकार करने की योग्यता। तो ये सारी चीज़ें आप तभी कर पाते हैं जब आप मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, तभी आप जीवन की वास्तविकताओं का सामना भी कर पाएंगे और उन्हें स्वीकार करने की योग्यता भी आपके अंदर रहेगी। तो ये हो गई कुछ परिभाषाएं। और अब आगे बात कर लेते हैं कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने में परिवार और स्कूल की क्या भूमिका हो सकती है, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं एक परिवार की क्या भूमिका हो सकती है बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाने में। तो परिवार की अगर बात करें तो क्योंकि परिवार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो सबसे पहले तो परिवार को विकास के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। मतलब कि बालकों के विकास के लिए परिवार को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। जैसे कि मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि मानसिक रूप से स्वस्थ बालक में 6 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता, आत्मविश्वास एवं उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो जाता है। तो ऐसे में परिवार को बालकों की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं उनकी जो कुछ भी रुचियां हैं, आकांक्षाएं हैं, तो आकांक्षाओं और रुचियों के हिसाब से उन्हें सुविधाएं प्रदान करवानी चाहिए, जिससे कि उनके मानसिक योग्यता के विकास का अवसर प्राप्त हो सके। यानी कि जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है तभी उसमें उत्तरदायित्व और आत्मविश्वास, स्वतंत्रता आदि की भावनाएं विकसित हो जाती हैं।
और इसके अलावा कुछ ना कुछ करने में उनकी रुचियाँ भी होती हैं। तो हमें उनकी रुचियों और आकांक्षाओं के हिसाब से माहौल देना चाहिए, जो कुछ भी उनकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना चाहिए, ताकि जो उनका मानसिक विकास है वो अच्छे से हो सके। तो इस तरीके से यदि हम उन्हें ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं तो उनका जो मानसिक विकास है वो अधिक विकसित होता है, और उन्हें मतलब उनके मानसिक विकास को विकसित होने के अवसर भी मिलते हैं। उसके अलावा परिवार का स्वास्थ्य वातावरण, मतलब परिवार को एक स्वस्थ वातावरण बना करके भी रखना चाहिए। यानी कि परिवार में स्वच्छता और मतलब परिवार का जो वातावरण है वो स्वच्छ और शांतिपूर्ण होना चाहिए। बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि परिवार में स्वस्थ और शांतिपूर्ण वातावरण नहीं होगा तो बालक का मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। यानी कि हमें बच्चों के लिए क्या करना है कि स्वच्छ और शांतिपूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाना है, और इसके अलावा जिन कामों में उनकी रुचियां हैं तो उन्हें करने के लिए प्रोत्साहित करना है। मतलब जो भी काम बच्चा कर रहा है तो उन्हें और प्रोत्साहित करना है। जब हम उन्हें प्रोत्साहित करते हैं तो वह फिर उस काम को और अच्छे ढंग से करता है, मतलब उसे मनोबल मिलता है, उसका मनोबल बढ़ता है। वहीं यदि हम उसको प्रोत्साहित ना करें, उसे मना करें छोटी छोटी चीज़ों के लिए, तो फिर जो उसका मस्तिष्क है, मतलब उसका जो मानसिक विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है एक परिवार को भी। और आगे अगर बात करें माता पिता का उचित व्यवहार, तो माता पिता का उचित व्यवहार बालकों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा और विकास में सहायक होता है। इस संबंध में प्रसिद्ध विद्वान कुप्पू स्वामी ने लिखा है, जो माँ अपने बच्चों को प्रेम और सुरक्षा प्रदान करती है वह उनके मानसिक स्वास्थ्य में सहयोग देती है, और जो पिता अपने बच्चों के साथ अपना जीवन और समय व्यतीत करता है वह उनके स्वास्थ्य और मतलब स्वस्थ मानसिक दृष्टिकोण का विकास करने में सहायता करता है। तो ये कुप्पू स्वामी ने कहा है, इसलिए मतलब माता पिता को भी बच्चों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए ताकि बच्चों का जो मानसिक विकास है वो अच्छे से हो सके। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि एक विद्यालय की क्या भूमिका हो सकती है। तो विद्यालय को पहले तो बच्चों के लिए स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाना चाहिए। यानी कि विद्यालय का वातावरण इस प्रकार का हो कि बालक का समुचित रूप से शारीरिक मानसिक विकास हो सके। इसके अलावा शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। यानी कि यदि शरीर अच्छा होगा तभी मस्तिष्क भी अच्छा रहता है। तो शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए विद्यालयों का ये कर्तव्य है कि वे उन साधनों को अपनाएं जिनके द्वारा बालकों का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहे। मतलब विद्यालय में नियमित शारीरिक शिक्षा, भोजन, विश्राम, खेलकूद, व्यायाम, स्वच्छता तथा रोगों के उपचार आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। तो यदि ये सारी व्यवस्थाएं एक विद्यालय करता है तो बच्चों का शारीरिक विकास मतलब शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और जब शारीरिक रूप से कोई बालक अच्छा होगा तो फिर उसका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। उसके बाद आगे बात करें तो शिक्षकों का स्नेहपूर्ण व्यवहार, यानी कि शिक्षकों को बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए ताकि जो छात्र हैं वह स्वतंत्रता और प्रसन्नता का अनुभव करें। मतलब जब आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो फिर उसे प्रसन्नता का अनुभव होता है, और मतलब एक शिक्षक को बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि वह स्वतंत्रता का अनुभव करें और खुद को खुश भी महसूस करें। तो इस वजह से फिर क्या होगा कि उनके मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने में सहायता मिलेगी। यदि आप बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो बच्चे अच्छा फील करते हैं, और जब अच्छा फील करेंगे तो जो उनका मानसिक स्वास्थ्य है वो भी ठीक रहेगा और उनका मानसिक स्वास्थ्य विकसित होगा अच्छे से। इसके विपरीत यदि शिक्षक का व्यवहार अपने विद्यार्थियों के प्रति भेदभावपूर्ण या रूखा होता है तो विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि एक शिक्षक यदि बच्चों के साथ भेदभाव करता है या रूखा व्यवहार करता है तो ऐसे में जो बच्चों का मानसिक विकास है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यदि आप किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो फिर उसके अंदर मतलब वह तनाव में भी आ सकता है या फिर हीन भावना का भी शिकार हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जो उसका मस्तिष्क है यानी कि उसका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा या उसके मानसिक विकास पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों को शिक्षक को भी ध्यान रखना है कि बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करना है और स्नेहपूर्वक व्यवहार करना है। उसके बाद आगे देखें तो संतुलित एवं उचित पाठ्यक्रम, यानी कि पाठ्यक्रम भी अच्छा होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसके द्वारा अध्ययन के प्रति विद्यार्थियों में रुचि का विकास किया जा सके
और उसके ज्ञान में अपेक्षित वृद्धि हो सके तथा उसके मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। मतलब हमें ऐसा पाठ्यक्रम सिलेक्ट करना है कि उस पाठ्यक्रम को देखते ही या मतलब पाठ्यक्रम को जब बच्चों को पढ़ाया जाए तो बच्चों में रुचि उत्पन्न हो पढ़ने के लिए, और जब बच्चे पढ़ेंगे रुचि उत्पन्न होगी तब फिर उनके ज्ञान में भी वृद्धि की जा सकती है। मतलब वो जो पाठ्यक्रम है वो इस तरीके से ना हो कि बच्चों के मस्तिष्क पर उसका विपरीत प्रभाव पड़े। मतलब पाठ्यक्रम को हमें इस तरीके से बनाना है ताकि बच्चों में रुचियाँ उत्पन्न हों और वह अध्ययन करने के लिए प्रभावित हों। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, खेल और मनोरंजन की समुचित व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए खेल भी बहुत ज़रूरी है और मनोरंजन भी आवश्यक है। क्योंकि जब मस्तिष्क अध्ययन कार्य के फलस्वरूप थक जाता है, यानी कि जब बच्चे पढ़ाई करते करते थक जाते हैं, तो खेल और मनोरंजन द्वारा मानसिक स्फूर्ति एवं ताजगी पुनः प्राप्त हो जाती है। तो कभी भी एक ही काम को करते करते थकान उत्पन्न होती है, तो ऐसे में मतलब जब बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते वह थक गया है, तो उसके बाद यदि बच्चों को कुछ खेल खिला दिया जाता है या कुछ भी मनोरंजन करवाया जाता है, तो ऐसे में फिर बच्चे फिर से उनका जो मस्तिष्क है मतलब मानसिक स्फूर्ति या फिर से वह ताजगी का अनुभव करते हैं। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बात करें तो बाल केंद्रित शिक्षण विधियाँ हमें अपनानी हैं। तो विद्यालय में बाल केंद्रित शिक्षण विधियाँ अपनाई जाएं, जैसे कि खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, मॉन्टेसरी विधि। इन नवीन शिक्षण विधियों के प्रयोग से बच्चों में सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, और जब बच्चा कोई भी चीज़ रुचियों के साथ सीखता है, यानी कि कुछ भी सीखने में वह रुचि ले रहा है, तो फिर उसका जो मस्तिष्क है वो भी अच्छे से विकसित होता है। यदि किसी को कोई चीज़ ज़बरदस्ती सिखाई जाए, मतलब उसकी कोई रुचि नहीं है, तो फिर ऐसे में उसके मस्तिष्क पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। और इसके अलावा जो अगला पॉइंट है, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन। तो बालकों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि विद्यालय में उन्हें समुचित शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्राप्त हों। मतलब हमें उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये भी ध्यान रखना है कि किस तरीके से उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। मतलब उनकी रुचियों और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें हमें शिक्षा उपलब्ध करवानी है। साथ ही हमें उन्हें व्यावसायिक निर्देशन भी देना है, यानी कि जो बच्चा है वो किस क्षेत्र में अधिक रुचि ले रहा है, यदि वह किसी व्यवसाय में उसकी रुचि है तो हमें उसे व्यावसायिक निर्देशन भी देने हैं। अब आगे बात करें तो छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए शिक्षक निम्नलिखित कार्य कर सकता है, जैसे कि वह सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का प्रावधान कर सकता है, यानी कि बच्चों को ग्रुप में सिखाना, मतलब साथ में सभी को एक साथ कई सारी गतिविधियों के माध्यम से सिखाना। तो इससे बच्चों में आपसी सहयोग भी उत्पन्न होता है, और आपस में बच्चे जब क्रियाएं करके सीखते हैं तो ज़्यादा भी सीखते हैं, तो इससे भी उनका जो मस्तिष्क है वो और अधिक विकसित होता है, और साथ ही सहयोग की भावना भी विकसित होती है। इसके अलावा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अनुमति देना, यानी कि बच्चे के भी कुछ विचार हैं या कुछ जो भी अभिव्यक्तियाँ हैं, तो उन्हें बोलने का मौका देना चाहिए एक शिक्षक को। जब आप वो बोलने को मौका देंगे बच्चों को, तो फिर वह संकोचित नहीं होंगे, स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे, और ऐसे कंडीशन में फिर उनका जो मस्तिष्क है वो अधिक विकसित होगा। इसके अलावा रुचियों के अंतर पर भी ध्यान देना है, यानी कि हमें बच्चों की रुचियों का ध्यान रखना है कि किस तरीके की रुचि बच्चों में है, हमें उनकी रुचियों और क्षमताओं का भी ध्यान रखना है। आगे अगर बात करें तो एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, यानी कि कोई व्यक्ति यदि मानसिक रूप से स्वस्थ है तो क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। पहले तो स्व मूल्यांकन, यानी कि वह खुद का मूल्यांकन करने में भी सक्षम होगा कि उसने जो कुछ भी किया क्या सही किया या कहाँ पर उसने गलतियाँ की, आगे किस तरीके से काम करे। तो स्व मूल्यांकन में सक्षम होते हैं जो मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। इसके अलावा उनमें समस्या समाधान की भी क्षमता होती है। साथ ही भावनात्मक रूप से भी परिपक्व होते हैं, यानी कि भावनात्मक परिपक्वता उनके अंदर पाई जाती है। और विवेचनात्मक सोच से ऐसे मतलब होता है कि यदि आप किसी के भी बारे में बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसकी बुराइयां ही करते जाएं, मतलब अच्छाइयां और बुराइयां दोनों को ही बताना, हमेशा किसी की बुराइयों पर ही ध्यान ना देना, यानी कि विवेचनात्मक सोच होती है उनकी, और निर्णय लेने की भी क्षमता होती है। उसकी आगे बात करें मानसिक बीमारी के निवारण के लिए स्कूल द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाएं, तो ये मानसिक जीवन की समस्याओं को जानने में मदद करता है। मतलब जो स्कूल होते हैं तो वह बच्चों के मानसिक जीवन की जो भी समस्याएं होती हैं उनको जानने में मदद करता है। तो जब वो जानने में मदद करेगा तो फिर उसके लिए उसका निवारण भी किया जाएगा।
तो स्कूल बच्चों की जो कुछ भी समस्याएं होती हैं, क्योंकि बच्चों को वह सिखाता है, मतलब स्कूल में बच्चे सीखते हैं और उस दौरान बच्चों की समस्याओं का पता किया जाता है कि बच्चों को कहाँ पर समस्याएं आ रही हैं या उनकी जो क्षमता है वो किस प्रकार की है। तो आदि सभी चीज़ें, यानी कि जो कुछ भी मानसिक जीवन की समस्याएं हैं उनको जानने में मदद मिलती है स्कूल के द्वारा। और ये बच्चों के व्यक्तित्व के सभी गुणों और क्षमताओं को विकसित करने में भी मदद करता है। साथ ही ये बालकों को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने में मदद करता है। इसके अलावा जो स्कूल है वो उचित समायोजन की आवश्यकता और इसके साधनों को जानने में भी मदद करता है, क्योंकि स्कूल में जब बच्चों को सिखाया जाता है तो बच्चों की क्या आवश्यकताएं हैं, तो उन आवश्यकताओं के हिसाब से उचित समायोजन और उनके साधनों को जानने में भी मदद मिलती है हमें एक स्कूल के माध्यम से। उसके बाद आगे अगर बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने के लिए स्कूल द्वारा दिए जाने वाले उपाय क्या हो सकते हैं। तो बच्चों को हमें अनुशासन की शिक्षा देनी है। तो अनुशासन से मतलब कि बच्चों को बहुत ज़्यादा अनुशासित नहीं करना है, मतलब हमें उनको इस तरीके से शिक्षा देनी है कि किस तरीके से रहना है, दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करने हैं, समाज में कैसे रहना है, इस तरीके से उन्हें अनुशासन की शिक्षा देना। मूल्यों की शिक्षा देना, तो मतलब बच्चों को सही गलत बताना या बड़ों का सम्मान करना, छोटों से कैसे बात करनी है, तो इस तरीके से हमें उन्हें मूल्यों की शिक्षा भी देनी है। मतलब जो स्कूल है वो उन्हें मूल्यों की शिक्षा भी प्रदान करवाते हैं। और शिक्षण प्रक्रियाओं पर भी ध्यान रखना होता है कि बच्चों के साथ कैसी शिक्षण प्रक्रियाओं का हम प्रयोग करें ताकि बच्चा आसानी से सीख पाए। और इसके अलावा शिक्षक अभिभावक संबंध, यानी कि जो शिक्षक हैं उन्हें बच्चों के अभिभावकों के साथ भी आपस में संपर्क रखना चाहिए ताकि वे बच्चों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। अब आगे बात कर लेते हैं निर्देशन एवं परामर्श की। तो किसी ऐसे व्यक्ति को सहायता देना जिसे सहायता की आवश्यकता हो मार्गदर्शन कहलाता है। और परिभाषाओं की अगर बात करें तो जोन्स के द्वारा एक परिभाषा है कि लक्ष्य निर्धारित करने, जीवन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए दी गई सहायता निर्देशन है। मतलब कि जो कुछ भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं आपने या जीवन में किस तरीके से सामंजस्य स्थापित करना है, उसमें यदि आपको कठिनाई हो रही है तो आप किसी से सहायता ले सकते हैं, तो वही सहायता निर्देशन या मार्गदर्शन कहलाती है। इसके अलावा स्किनर की भी एक परिभाषा है। इन्होंने कहा है सहायता देने की प्रक्रिया जिसमें स्वयं के साथ जीवन के समायोजन शामिल हो। तो ये स्किनर की परिभाषा है। और आगे बात करें मार्गदर्शन के प्रकार क्या हो सकते हैं, तो एक तो वैयक्तिक मार्गदर्शन होता है, यानी कि आप किसी से व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन लेना चाहते हैं तो वैयक्तिक मार्गदर्शन। इसके अलावा शैक्षिक मार्गदर्शन, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन देना। और स्वास्थ्य मार्गदर्शन, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित मार्गदर्शन देना। और व्यावसायिक मार्गदर्शन, यानी कि व्यवसाय के क्षेत्र में मार्गदर्शन देना। तो ये मार्गदर्शन के प्रकार हो सकते हैं। उसके अलावा आगे बात करें कि मार्गदर्शन के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, तो मार्गदर्शन के उद्देश्य होते हैं कि चहुमुखी विकास करना, मतलब बालकों को मार्गदर्शन करना और मार्गदर्शन के माध्यम से उनका चहुमुखी विकास यानी कि सर्वांगीण विकास करना और जन्मजात क्षमताओं का भी विकास करना, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के अंदर कुछ ना कुछ क्षमताएं तो होती ही हैं। तो मार्गदर्शन के माध्यम से हम उसे और अधिक विकसित कर सकते हैं, यानी कि सही मार्गदर्शन देना ताकि जो उनके अंदर क्षमताएं हैं उनको विकसित किया जा सके। और वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने में भी मार्गदर्शन का प्रयोग करते हैं। मतलब मार्गदर्शन के माध्यम से हम बच्चों को वातावरण के साथ कैसे समायोजन करना है ये भी उपलब्ध करवाएंगे। और व्यावसायिक पाठ्यक्रम चुनाव, मतलब व्यवसाय के क्षेत्र में मार्गदर्शन दिया जाता है। और सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने में, यानी कि समाज के साथ किस तरीके से सामंजस्य बनाकर रखना है उस क्षेत्र में भी हमें मार्गदर्शन देना है बच्चों को। तो ये सारे उद्देश्य होते हैं मार्गदर्शन के कि उनका चहुमुखी विकास करना, उनकी जन्मजात क्षमताओं को विकसित करना और वातावरण के साथ समायोजन बनाने की क्षमता को विकसित करना। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के चुनाव के क्षेत्र में मतलब उन्हें मार्गदर्शन देना और सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने में भी उनकी सहायता करना। अब आगे बात कर लेते हैं परामर्श की। तो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की समस्या हल करने के लिए दिया गया सहयोग परामर्श कहलाता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को यदि कोई समस्या है तो वे दूसरों से परामर्श ले सकते हैं। तो इस तरीके से जब वे किसी से परामर्श लेते हैं और सामने वाला व्यक्ति जिस तरीके से उसका सहयोग करता है तो वो परामर्श कहलाता है।
इससे भी संबंधित एक परिभाषा है कि दो व्यक्तियों के संपर्क में आने से एक के द्वारा दूसरे की समस्या हल करने के लिए दी गई मदद परामर्श है, और ये परिभाषा है मायर्स की। और परामर्श के भी प्रकार देख लेते हैं। तो नैदानिक परामर्श मतलब किसी की समस्याओं को समझना और समझ करके उनका समाधान बताना, तो ये होता है नैदानिक परामर्श। और मनोवैज्ञानिक परामर्श यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी प्रकार से मनोग्रसित है, तनाव में है, तो ऐसे में उसे मनोवैज्ञानिक परामर्श की आवश्यकता होती है। शैक्षिक परामर्श यानी कि शिक्षा से रिलेटेड कुछ परामर्श लेने की आवश्यकता हो सकती है। और सामाजिक परामर्श यानी कि समाज में किस तरीके से सामंजस्य स्थापित करना है, या कुछ भी कठिनाइयाँ आ रही हों समाज में, समायोजित करने को खुद को, या कैसे अनुकूलन करें, तो सामाजिक परामर्श भी होता है। और व्यावसायिक परामर्श यानी कि यदि आप किसी से व्यवसाय के क्षेत्र में परामर्श लेना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा व्यावसायिक परामर्श। और आगे बात कर सकते हैं कि परामर्श के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। तो समस्या हल करना यानी कि किसी को किसी भी प्रकार की समस्या है, तो परामर्श की सहायता से उसकी समस्या का हल करना, साथ ही विकास करना और कठिनाइयों से निपटने में सहायता भी प्रदान करना। यानी कि परामर्श के द्वारा यदि आप मतलब कोई भी व्यक्ति कठिनाई में है या किसी भी प्रकार की उसे कठिनाई है, तो परामर्श द्वारा कठिनाइयों से निपटने में भी सहायता मिलती है। और इसके अलावा चुनौतियों को स्वीकार करना, तो मतलब परामर्श के माध्यम से एक व्यक्ति के अंदर चुनौतियों को स्वीकार करने की क्षमता भी विकसित की जा सकती है। तो चुनौतियों को स्वीकार करने में भी परामर्श की आवश्यकता होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और आगे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और इसके अलावा यदि आप चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।